देखिए 21 में ग्रोथ अच्छी थी, ये बात दुरुस्त है। 2021 में जिस तरह मुस्लिम लीग जब 17-18 में छोड़ के गया था तो 6% की ग्रोथ थी, उसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। ठीक है। लेकिन वो ग्रोथ किस चीज़ पे बनी हुई थी? तो मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिए हुए थे और जो अब ग्रांट्स लगा दिए थे। अब कर्ज वापस करने का टाइम आया, आपने करेंसी ओवर वैल्यूड रखी हुई थी तो उस वक्त ग्रोथ आ गई, लेकिन अगले साल से फिर उसको हम खमियाजा भुगत रहे, अब तक भुगत रहे। इसी तरह कोविड के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत को जब कोविड के दौरान IMF ने ब्लैंक चेक दे दिया था कि जो भी खर्चा करना है करो, हम पैसे दे रहे हैं पीछे से, तो उस वजह से उनको क्रैफ्ट की पेमेंटशिप कर्ज लेके उन्होंने भी ग्रोथ दिखा दी थी। लेकिन फिर उसके बाद वही हाल हुआ जो पहले हुआ। पूरे खित्ते में और बहुत सारे एशिया के ममालिक से सबसे महंगी बिजली है हमारी, सबसे महंगी गैस है, एक पैसे की सरमायाकारी हमारे पास सब्सटेंशियल नहीं आती बरामद के लिए। इस हुकूमत ने कुछ भी अच्छा नहीं काम किया है, वक्त ज़ाया कर रही है। शहबाज शरीफ का जो असल मकसद है कि हुकूमत में बैठे रहो, बैठे 4.5% इन्फ्लेशन रेट और 13% पॉलिसी रेट 12%। ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। सो यहाँ ये तो ये अपनी सक्सेस बता रहे हैं कि हम तो 4.5% पे इन्फ्लेशन ले आए हैं। तो चलो इस तरह बात करते हैं। इन्फ्लेशन कम करना हुकूमत की सक्सेस हो, राइट? Yes. तो बढ़ाया 38% कौन लेके गया था? तब PDM की गवर्नमेंट नहीं थी। तो वो तो उस वक्त तो बोलते थे नहीं हम क्या करें यार, दुनिया में हालात ऐसे हैं। वो तो आपको भी ब्लेम करते हैं बिकॉज यू हैड मैं तो 16 पे छोड़ के गया था, 16 से 38 तो कोई और लेके गया। ठीक है। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और ये प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब से। हम डेवोस में मौजूद हैं और यहाँ पाकिस्तान के पाथफाइंडर ग्रुप ने एक ब्रेकफास्ट अरेंज किया है। उस ब्रेकफास्ट के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उनसे बात कर सकें। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब। वालेकुम सलाम। आपकी आज प्रेजेंटेशन थी डेवोस में पाकिस्तान पेविलियन में एट द ब्रेकफास्ट टुडे, बहुत इंटरेस्टिंग उसमें से आपने चीज़ें हाईलाइट की हैं। गोइंग बैक टू योर टाइम ऑफ व्हेन यू वर इन ऑफिस, वहाँ पे आपको सबसे मेजर चैलेंज क्या था इन पुटिंग द पाकिस्तान इकोनॉमी राइट? तो 2022 में मैं वजीर बना था जब अप्रैल में जी, तो उस वक्त जो बड़े चैलेंजेस थे उसमें IMF को वापस लाना था। राइट। और IMF को वापस लाने के लिए जो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी हुई थी पेट्रोल पे खान साहब ने, जिसमें हुकूमत बहुत नुकसान कर रही थी, उसको ख़त्म करना था, उसका रिवर्स करना था। और उसमें हमारी पार्टी के लीडरान को ये बात समझानी थी कि ये करना बहुत ज़रूरी है और वो नहीं करने दे रहे थे। और फिर उसके बाद आखिरकार वो किया और फिर तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। राइट। गवर्नमेंट साइज छोटा करने की बात होती है, हो नहीं पाता। व्हाई इज दैट? देखिए बहुत सारी हुकूमत के जो इदारे होते हैं उनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लाइन लॉसेस बिजली के महकमे पे कर लें तो 19-20% है, तो उसमें चोरी भी बहुत सारी शामिल है। उसमें तो बहुत सारे लोगों की इजारादारियाँ हैं, बहुत सारे लोगों के ठेके लगे हुए हैं, तो वो सब रजिस्ट करते हैं, बातें कुछ और करते हैं कि क्या हो गया और पब्लिक इंटरेस्ट है और ये है, लेकिन असल में तो उनके अपने पैसे लगे हुए होते हैं, उनके अपने वजीफे लगे होते हैं, Yes. जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से हुकूमत की साइज छोटी नहीं कर सकती। ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ से आती है, ब्यूरोक्रेसी से कि प्राइवेट सेक्टर से? ब्यूरोक्रेसी से, उनके स्टेक होल्डर्स से, जो उन जैसे कि अगर इदारे प्राइवेटाइज करने हैं तो उनकी अपनी जो मैनेजमेंट होती है उसकी तरफ से, अगर जो उनके वेंडर्स होते हैं जो रेलवे को चीज़ें बेच रहे हैं, महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो PHDP के बड़े बड़े ठेके लेते हैं और MNA MPS को पैसे देते हैं, दीगर लोगों को पैसे देते हैं, उन ठेकेदारों की वजह से जो सैनेट की सीटें खरीदते हैं, सैनेट में अपने आप को खरीदते हैं, जो सिगरेट की टैक्स चोरी करते हैं वो सेनेटर्स को खरीदते हैं, तो बहुत सारा This sounds like a whole cartel. बिल्कुल बिल्कुल एक ये देखिए ये कोई मतलब गलती 70 साल से ऐसे नहीं हो जाती है कि गलती होती है। ये अगर हमने मिसाल के तौर पर PHDP में इतनी करप्शन होती है तो सबको पता है, लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं होती अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट्स बिकॉज के सबको पैसे मिल रहे होते हैं इसके। अगर आपको ये पता है कि सिगरेट में चोरी होती है मिसाल के तौर पर टैक्स में, तो उसकी वजह है कि क्योंकि उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही होती है। अगर आपको ये पता है कि आप ईरान से ऑयल आ रहा है, इतना स्मगल होकर डीजल आ रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारे और लोगों को फ़ायदा मिल रहा होता है। So vested interest है। जी बिल्कुल। आपके प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल राइवल्स, मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, दे हैव अ लॉट ऑफ रेफरेंस फॉर यू, बहुत रिस्पेक्ट है और आपकी काबिलियत की भी बात करते हैं। बट 2022 व्हेन यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर, ये वो टाइम था जब खान साहब की गवर्नमेंट गई, यू टुक ओवर,
ذرا ٹروتھ بیہائنڈ دا کرٹن کیا ہے جو وہ کہتے ہیں ہم 6.2 پہ جی ٹی پی گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے اینڈ وین یو ٹوک اوور اٹ آل وینٹ ڈاؤن, اٹ وینٹ ایون بلو 1%. واٹ ہیپنڈ, واٹ ایکچولی ہیپنڈ؟ دیکھیے 21 میں گروتھ اچھی تھی, یہ بات درست ہے. سن 2021 میں جس طرح مسلم لیگ جب 17-18 میں چھوڑ کے گیا تھا تو 6% کی گروتھ تھی, اس میں بھی گروتھ بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے, لیکن وہ گروتھ کس چیز پہ بنی ہوئی تھی؟ تو مسلم لیگ نے بہت زیادہ قرض لیے ہوئے تھے اور جو اب پلانٹس لگا دیے تھے, اب قرض واپس کرنے کا ٹائم آیا, آپ نے کرنسی اوور ویلیوڈ رکھی ہوئی تھی تو اس وقت گروتھ آ گئی, لیکن اگلے سال سے پھر اس کو ہم خمیازہ بھگت رہے, اب تک بھگت رہے. اسی طرح کووڈ کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو جب کووڈ کے دوران IMF نے بلینک چیک دے دیا تھا کہ جو بھی خرچہ کرنا ہے کرو, ہم پیسے دے رہے ہیں پیچھے سے, تو اس وجہ سے ان کو ٹریف کی پیمنٹ شپ قرض لے کے انہوں نے بھی گروتھ دکھا دی تھی. لیکن پھر اس کے بعد وہی حال ہوا جو پہلے ہوا تھا. پاکستان میں so you are saying کہ کوئی ٹرو انڈسٹریل گروتھ نہیں تھی, کوئی ٹرو گروتھ ان ایگریکلچر سیکٹر نہیں تھی, اٹ واز money being pumped in. سر پاکستان میں یہ ہر پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے, یہ پاکستان میں 2006-7 میں بھی ہوا ہے. مشرف صاحب کے دور میں جب جا رہی ہوتی ہیں حکومتیں تو آخری سال میں کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو پراپ اپ کرتے ہیں. خان صاحب نے بھی کیا تھا, مسلم لیگ نے بھی پمپ کیے تھے پیسے 16-17 میں, تو وہ ایک وہ, لیکن وہ کوئی ریئلسٹک گروتھ نہیں ہوتی ہے, وہ بس کیا بولوں میں, یہ ونڈو یہ ملک کے فیوچر سے کھیلنا ہوتا ہے. وہ اگلے 2 سال کی گروتھ آپ اس سال خرچ کر لیتے ہیں. رائٹ, آپ نے ڈالر کی اوور پرائسنگ کی, روپی کی اوور پرائسنگ کی بات کی. ابھی میری اشفاق طلعت صاحب سے 3-4 دفعہ جو بات ہوئی ہے پچھلے سال میں, انہوں نے وہی از فرم کہ ڈالر کی ریئل ویلیو از سم ویئر اراؤنڈ 235. ابھی بھی اوور پرائسڈ ہے ویلیو اس کی ڈالر کی پاکستان میں. از دیٹ, ہاؤ فار از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیے جب 2017-18 میں تھے نا تو 105 روپے کا ڈالر تھا جب میں آیا, تو پھر اس کو ہم نے 115 کا کیا تھا. اس کے بعد پھر تو 150, 60, 70 روپے کا, 180 پہ تھا, 190 پہ تھا جب انفیکٹ شہباز شریف کی حکومت آئی. دیکھیے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ 235 ہونی چاہیے یا 250 ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روپے کی ویلیو ڈالر کی 1 روپیہ ہونا چاہیے. جب اب 235 ہی کر رہے ہیں تو پھر 1 روپیہ کرتے ہیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا پاکستان. سر یہ مطلب اب یہ کیا بولوں, دیکھیں کوئی میں اکنامکس میں PhD کری ہے, تھوڑی سی اکنامکس میں جانتا ہوں. کوئی نمبر نہیں ہوتا کہ ریئل پرائس کیا ہوتی ہے. ریئل پرائس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے, دودھ کی ریئل پرائس کیا ہے؟ جو مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے. گوشت کی ریئل پرائس کیا ہے؟ جو مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے. تو ڈالر کی ریئل پرائس کیا ہے؟ جو مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے. اب اگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کل سے دودھ ختم ہونے والا ہے تو آج دودھ کی پرائس بڑھ جائے گی نا. اگر ملک کو لوگوں کو یہ لگے گا کہ کل روپیہ ڈیفالٹ ہونے والا, روپیہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے, تو آج ڈالر کی پرائس بڑھ جائے گی, تو لوگ ڈالر خریدنا شروع کر دیں گے, اس سے مزید اور پرائس بڑھ جائے گی. اگر سب کو یہ لگ رہا ہو کہ یار روپیہ روز گر رہا ہے تو لوگ ڈالر خریدیں گے. اب کیوں ٹھہرا ہے؟ کیونکہ ڈالر کی ڈیفالٹ کی بات ختم ہو گئی. کیوں ٹھہرا ہے؟ کہ لوگوں نے کہا کہ یار اب روز بڑھ نہیں رہا ڈالر, تو ٹھہر گیا. اب ایک مرتبہ ٹھہر گیا, اس وقت اسٹیٹ بینک روپیہ خرید رہی ہے. لیکن یہ ریئل پرائس ان ریئل پرائس کوئی نہیں ہوتی. پرائس وہ جو مارکیٹ. اس کا کمپیٹنگ آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہ پچھلے سال ایک فگر ہمارے پاس ہے $9 بلین اس گورنمنٹ نے مارکیٹ سے لیے, رائٹ. سو اگر یہ سچویشن ہے, اور اف یو الاؤ می ٹو رن مائی امیجنیشن وائلڈ, تو وی ہیو اے فائنانس منسٹر جن کا بینکنگ سیکٹر سے تعلق ہے, اس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. سو پیپل آر سیئنگ کہ بینکس آر میکنگ ہیوج بینیفٹ فرام دا کرنٹ ڈالر پرائسنگ. اور یہ ظاہر ہے کہ اگر ڈالر کی اوریجنل پرائس 235 ہے اور کوئی گورنمنٹ ان سے 280-85 کا خرید لے تو وہ تو بہت مزے کی بات ہے. ایسا نہیں ہے نا کہ بینک سے تو نہیں خریدے نا, گورنمنٹ تو لوگوں سے خرید رہی ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بات درست ہے کہ 7-8 بلین خریدے ہیں, ابھی بھی 1.2 بلین خریدے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی خریدے تھے 5-6 بلین. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ گورنمنٹ پیمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے. ہم نے 2013 سے 2018 میں جو پاور پلانٹ لگائے اس کی ہم نے ایکسٹرنل ویلیویشن نہیں کی, ایکسٹرنل وائبلٹی نہیں کری کہ اس میں ہم کو کتنا سارا پیسہ ڈیو ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر خان صاحب کے زمانے میں مزید لون لیے. اب ہم کو جب وہ واپس کرنے ہیں تو ہم کو یہ پیسوں کی ضرورت ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ذخیرے بڑھ رہے ہوں. ہم تو 20 بلین پہ نہیں پہنچے, 14-15 بلین کا وہ ہے. سو اور یہ کہنا کہ
कोई बैंकरों की साजिश है तो मेरे ख्याल से ये गलत बात है। Okay, but yeah, this is a word around, so that's why I was ये compelled to ask you this question. people who don't understand how the economy works will say this, कोई बैंकरों की साजिश नहीं है। जो इस वक्त सिचुएशन है, जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है, जो करंट पॉलिसीज हैं, आपको लगता है कि दे आर इन द राइट डायरेक्शन? देखिए, मुल्क के पास जो वक्त इतना नहीं है हमारे पास गलतियां करने का, और इस हुकूमत ने एक भी चीज़ अच्छी नहीं की है, एक भी मस्बत कोई कदम नहीं उठाया है। इस हुकूमत को जो लक अच्छी हो गई अल्लाह की मेहरबानी से हम सब की कि दुनिया में तेल की कीमत कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। जब मैं वज़ीर था तो $120 की तेल की कीमत थी, आज 80 है, बीच में 70 हो गई थी। जी जी। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में अफरात ज़र कम हुआ है, जिसकी वजह से शरह सूद हुआ है। लेकिन मुझे आप एक स्टेप नहीं बता सकते, एक कदम नहीं बता सकते जो इस हुकूमत ने लिया है। दुनिया के हाईएस्ट टैक्स रेट्स में एक टैक्स रेट पाकिस्तान का है, पूरे खित्ते में और बहुत सारे एशिया के ममालिक से सबसे महंगी बिजली है हमारी, सबसे महंगी गैस है, एक पैसे की सरमायाकारी हमारे पास सब्सटेंशियल नहीं आती बरामद के लिए। तो इस हुकूमत ने कुछ भी अच्छा नहीं काम किया है, सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही है। शहबाज शरीफ का जो असल मकसद है कि हुकूमत में बैठे रहो, बैठे। 4.5% इन्फ्लेशन रेट और 13% पॉलिसी रेट, 12%। ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। सो यहाँ ये अपनी सक्सेस बता रहे हैं कि हम तो 4.5% पे इन्फ्लेशन ले आए हैं। तो चलो इस तरह बात करते हैं, इन्फ्लेशन कम करना हुकूमत की सक्सेस हुई, राइट? यस, ठीक है। तो बढ़ाया किसने था? 38% कौन लेके गया था? तब PDM की गवर्नमेंट नहीं थी। तो वो तो उस वक्त तो बोलते थे नहीं हम क्या करें यार, दुनिया में हालात ऐसे हैं। वो तो आपको भी ब्लेम करते हैं बिकॉज यू हैड मैं तो 16 पे छोड़ के गया था, 16 से 38 तो कोई और लेके गया, ठीक है। तो वो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बढ़ने में आपकी गलती ना हो लेकिन कम होने में आपका? देखिए, सीधी सीधी बात है, दुनिया में कमोडिटी एक साइकिल होती है। अब कमोडिटी साइकिल नीचे है, गंदम आज सस्ता है दुनिया भर में, चावल आज सस्ता है, कपास आज सस्ता है, खुर्दनी तेल आज सस्ता है, खाम तेल आज सस्ता है, LNG आज सस्ती है। ये चीज़ें जब दुनिया में सस्ती हो गई हैं तो हमारे यहाँ भी मुल्क के अंदर उसकी कॉस्ट कम हो गई है, जिससे हमारा इंपोर्ट का बिल भी कम हो गया है और जिससे हमारी चीज़ों की जो बढ़ने की तेज़ रफ्तार से बढ़ने की स्पीड थी वो कम हो गई है। ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ अफरात ज़र कम हुआ है, जिससे शरह सूद कम हुआ है। लेकिन एक जो सही बात है वो ये है कि क्या लोगों की कीमत खरीद उस तनास, अभी भी महंगाई तो बढ़ रही है ना जी, 5, 6, 8, इस साल 12% का एक्सपेक्टेशन है। कोर इन्फ्लेशन अब भी 10% है, चलो 10% से बढ़ती है, तो क्या 10% से लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है? तो आंसर इज नो। तो आज जो लोगों के पिछले साल जो लोगों की चीज़ें दस्तरस में थी आज वो भी निकल गई हैं। So what is the economy? Economy is the sum of the economic situation of all Pakistanis. तो बुरी हुई है ना। अगर यही पॉलिसीज कंटिन्यू करती हैं, कितना डैमेज हो सकता है लेट्स से नेक्स्ट 2 to 3 years टू पाकिस्तान इकोनॉमी? जब तक आप फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, टैक्स रेट्स कम नहीं करेंगे, जब तक आप बिजली गैस के रेट्स कम नहीं करेंगे, जब तक आप NFC अवार्ड चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट के अंदर आप वो एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप अखराजात हुकूमत के कम करेंगे, बेहतरी नहीं आएगी। देखिए, जो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं और जो डिसीजंस लेते हैं, मैं बिल्कुल क्लियरली कह देता हूँ जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं वो आपके इंटरव्यू सुनते हैं, वो ये इंटरव्यू भी सुनेंगे आई एम श्योर। ये बातें उन तक क्यों नहीं कन्वे होती एंड व्हाई डोंट दे फील कन्विंस्ड कि ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में कौन वज़ीर आज़म होता है ये फैसला जो है ना वो आपको पता है कहाँ होता है, ठीक है। लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो दिन में अपने माशी फैसले करता रहता है, ठीक है। उसके अंदर कोई इतना डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये जो औरंगज़ेब और शहबाज शरीफ चाहें वो होता है, एक्चुअली जो शहबाज शरीफ चाहें वो होता है। औरंगज़ेब की बातें, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की बातें ठीक होती हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहे, डिलीवर क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? क्योंकि वज़ीर आज़म ने एक पैसे का काम नहीं करना है, उन्होंने सिर्फ कुर्सी पर रहना है बस। जब तक और उनके बस जब तक के सारे उल्लू इनके सीधे ना हो ये कुर्सी पे रहेंगे और वो कभी भी नहीं हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।